शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात माघ मेले के अलग अलग रंगों की। माघ मेले में वैसे तो कई रंग बिखरे हैं, अलग अलग साधु संतों की चर्चा मेले में खूब हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई है तो वो है काशी के जगत गुरु महामंडलेश्वर सतुआ बाबा, जिनकी लग्जरी कारें सुर्खियों में है। पहले 1.5 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर, उसके बाद लगभग 3 करोड़ की पोर्शे टैकन और अब बाबा की एक और कार चर्चा में है। इस बार सतुआ बाबा अपनी नई मर्सिडीज कार माघ मेले में लेकर पहुंचे हैं। बाबा की ये नई कार है मर्सिडीज की GLS 450, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ बताई जा रही है। सतुआ बाबा लगातार अपनी इन कारों को लेकर सुर्खियों में हैं और उनके शिविर में मौजूद कारों को देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी जुट रही है। हालांकि माघ मेले में मकर संक्रांति के स्नान के बाद अब बारी मौनी अमावस्या पर होने वाले बड़े स्नान की है, जो कि 18 जनवरी को होगा। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आस्था, तप और मोक्ष की कामना यानी माघ मास की सबसे पुण्य तिथि मौनी अमावस्या। इस दिन संगम में मौन रहकर किया गया स्नान मनुष्य को पाप मुक्त कर देता है और जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति का मार्ग खोलता है। इसी आस्था के साथ करोड़ों श्रद्धालु माघ मेले में होने वाले अगले बड़े स्नान के लिए संगम की रेती पर जुटने लगे हैं। धर्म ग्रंथों में मौनी अमावस्या के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन संगम का जल अमृत में बदल जाता है और स्वयं देवी देवता यहाँ गुप्त रूप से स्नान करने पधारते हैं। यही कारण है कि साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर होने वाले स्नान की तैयारियों में जुट गए हैं। माघ मेले में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब आज भी मर रहा है। कल मकर संक्रांति का पावन स्नान हुआ और अब पूरा फोकस प्रशासन का मौनी अमावस्या के प्रमुख स्नान पर है। लेकिन आज मकर संक्रांति के ठीक एक दिन बाद भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जहां श्रद्धालुओं का जनसमंदर डुबकी लगाने के लिए, पवित्र आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी में उतर रहा है और स्नान कर रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब जरा भी कम नहीं हुआ, श्रद्धालुओं की आस्था जरा भी कम नजर नहीं आ रही है। श्रद्धालु आज भी बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के बाद आगामी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का महास्नान होना है, जिसके लिए संगम की रेती पर अभूतपूर्व तैयारियां की जा रही हैं। मकर संक्रांति पर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम स्नान का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान पर यह तादाद 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन का पूरा फोकस है। मौनी अमावस्या को लेकर ये आंकड़ा जो कल मकर संक्रांति पर सामने आया, उसका रिकॉर्ड टूट सकता है, ऐसा अनुमान प्रशासन ने जताया है। उसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। लेकिन आज भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और महाशिवरात्रि तक यानी पूरे 44 दिन तक पूरे माघ मेले में आपको ऐसी ही तस्वीर, ऐसी ही विहंगम तस्वीर देखने को मिलेगी। बल के जवानों की भी तैनाती की गई है। विशेष तौर से ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम को भी तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र में आने वाले प्रमुख मार्गों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के पास 16 अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। मकर संक्रांति के दिन करीब 1 करोड़ 3 लाख श्रद्धालु ने स्नान किया और उसके बाद अब मौनी अमावस्या पर यह नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। प्रशासन का ऐसा ही अनुमान है। आपको बता दें, मौनी अमावस्या रविवार को है। 2 दिन बाद ये बड़ा और प्रमुख स्नान होने वाला है। मौनी अमावस्या पर तमाम मान्यताएं हैं। मौन साधक स्नान करते हैं, कल्पवासी भी यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ साधु संत पहुंचते हैं और तमाम बड़े जो महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, किन्नर अखाड़े के जो लोग हैं, वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे।
हालांकि मौनी अमावस्या तो बस शुरुआत है। इसके बाद भी आस्था का ये कारवां जारी रहेगा, क्योंकि मौनी अमावस्या के बाद 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर भी महास्नान होगा। इसके बाद 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अंतिम पवित्र स्नान के साथ ही माघ मेले का समापन हो जाएगा। एक तरफ माघ मेले में अगले स्नान की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, तो दूसरी तरफ मां गंगा की गोद में चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा करते हुए एक संत की अनोखी तपस्या और अद्भुत संकल्प भी देखने को मिल रहा है। मौनी महाराज चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा करते हुए संगम स्नान के लिए पहुंचे। संगम की रेती और कड़ाके की शीतलहर के बीच मौनी महाराज की ये साधना, उनका ये हठ योग, उनका ये कठिन तप किसी आस्था और भक्ति का अनोखा रंग है। प्रयागराज के माघ मेले में तमाम साधु संत सन्यासी कल्पवासी आए हैं और यहाँ पर तमाम तरीके की साधना कर रहे हैं। ऐसे ही एक संत है यहाँ पर मौनी बाबा, जो अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसलिए 1644वीं ये चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा है। और ये ऐसे ही अपने कैंप से संगम में आकर लेट करके ये चक्रवर्ती परिक्रमा करते हैं। और ये इतनी जो कठिन तपस्या है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जमीन पर लेट करके इस तरह से संगम की तरफ जा रहे हैं। तमाम श्रद्धालुओं की जो भीड़ है और यहाँ बम बम के नारे लग रहे हैं और श्रद्धालु आकर इनको देख रहे हैं। इस तरह से जो कठिन तपस्या है, ये सबसे कठिन चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा है, जो पूरे इस भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में पूज्य गुरुदेव मौनी जी महाराज करते हैं। जो कि इस बार आप देख सकते हैं 1644वीं चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा है, जो कि भारत में एक लौते ऐसे संत हैं जो कि हर बार यहाँ माघ मेले में, महाकुंभ में और नवरात्र में पूरे वर्ष महाराज जी का जहाँ अनुष्ठान कार्यक्रम और यज्ञ चलती है, वहाँ पर महाराज जी के चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा चलती रहती है। इतनी कड़कड़ाती ठंडी में भी आप देख रहे हैं चक्र प्लेट पर महाराज जी बिना किसी वस्त्र धारण किए हुए भगवान शिव के साधक हैं। मां गंगा की शक्ति अपार है। जब भक्त संगम की रेती पर हठ योग के जरिए मां से प्रार्थना करता है, तो मां गंगा उसकी पुकार अवश्य सुनती है। मौनी का अटूट विश्वास है कि इसी तपस्या के बल पर उनके तमाम संकल्प पूर्ण होंगे। कब से कर रहे हैं आप? चक्रवर्ती परिक्रमा का उद्देश्य था श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए और भारत की ऐश्वर्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए इस समय दिव्य और भव्य संकल्पों का अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है। 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जप होना है। 11.25 लाख दीप जलाए जाएंगे और 1 से 1 कुंडों में आहुतियां होगी। आज से नित्य यज्ञ, पूजा, पाठ, जप, तप, परिक्रमाएं शुरू हो जाएंगी। संकल्प को लेकर के मैं सीधे रुद्राक्ष शिविर से निकल करके यहाँ तक लेकर परिक्रमा करने के लिए आया। गंगा में स्नान किया, पूजन किया। 108 फीट की माला भगवान माँ गंगा को मैंने समर्पित की। एक तरफ माघ मेले में तमाम रंग बिखरे हैं, तो दूसरी तरफ मौनी अमावस्या पर होने वाले स्नान की तैयारियां भी तेज हैं। लेकिन इन सब के दरमियान संगम की रेती पर भक्तों की आस्था हिलोरे मार रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद त्रिवेणी संगम पर भक्तों का हुजूम बड़ी तादाद में उमड़ रहा है। प्रयागराज से शुभम राजपूत के साथ पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस एक्सप्रेसवे की जो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की, जो कि दिल्ली से आपको सिर्फ 2.5 से 3 घंटे के अंदर देहरादून ले जाता है। अब तक इस सफर को पूरा करने के लिए आपको लगभग 7 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद ये फासला सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा। 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ पश्चिमी यूपी के लहलहाते खेतों की खूबसूरती है और साथ ही राजाजी नेशनल पार्क से गुजरता हुआ ग्रीनफील्ड हाईवे यात्रियों के लिए किसी शानदार अनुभव से कम नहीं है। हाईवे पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी आधुनिक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें हादसे से लेकर कोहरे तक के लिए विशेष तैयारी है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। दिल्ली जैसी कंक्रीट सिटी से यह रास्ता आपको सीधे पहाड़ों की सुकून और तरोताजा कर देने वाली आबो हवा में लेकर जाएगा, वो भी महज चंद घंटों में। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए
ये सड़क किसी बेशकीमती तोहफे से कम नहीं, क्योंकि इस रास्ते के जरिए आप दिल्ली से देहरादून तक की जो दूरी अब तक लगभग 7 घंटे में तय करते थे, वो सिमटकर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली से देहरादून आमतौर पर जब आप मेरठ होते हुए या दूसरे रास्तों पर जाते हैं तो लगभग 6 से 7 घंटे 5 घंटे का सफ़र लगता है, लेकिन अब हम जिस सड़क पर जा रहे हैं दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2 से 2.5 घंटे या अधिकतम 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। कभी भी ये हाईवे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, आखिरी पड़ाव पर है। तो दिल्ली से देहरादून पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से होते हुए 210 किलोमीटर लंबी ये सड़क 6 लेन हाईवे लगभग 12,000 करोड़ से तैयार हुए इस हाईवे पर आज हम आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से देहरादून सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंचा जा सके। हालांकि अभी इस रास्ते पर अपनी कार दौड़ाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार और करना होगा, क्योंकि 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम अब अपने अंतिम पड़ाव में है। माना जा रहा है कि आम लोगों के लिए ये सड़क इस साल मार्च की शुरुआत तक खोल दी जाएगी। तो दिल्ली से देहरादून के इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। दिल्ली के अक्षरधाम के पास दरअसल ये सफ़र की यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ से सड़क दरअसल एलिवेशन है। लगभग 29 किलोमीटर का ये इलाका एलिवेटेड रोड पर है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत और इससे आगे होते हुए फिर हम उत्तराखंड में देहरादून की ओर पहुँचेंगे। तो अब हम अक्षरधाम के पास से एलिवेटेड रोड ले चुके हैं और यहाँ से आगे सफ़र शुरू होता है दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर देहरादून तक जाता है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है। ये एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा, जो ये भी सुनिश्चित करता है कि एक्सप्रेसवे की रफ्तार जंगली जानवरों के जीवन में खलल न डाले। अब तो हम एलिवेशन पर चढ़ रहे हैं। हाँ जी सर। 3 लेन इधर है, 3 लेन इधर है। क्या खास इस हाईवे पर हमें देखने को मिलेगा? सर ये 6 लेन का एसेस कंट्रोल हाईवे है और एसेस कंट्रोल से अगर समझना चाहें तो क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है सर कि इसमें लिमिटेड एक्सेस रहता है। आप जैसे जो लोकल रहते हैं उनके लिए लिमिटेड एक्सेस रहता है, कहीं कहीं जो कि बीच में से कहीं गाड़ी वाड़ी अंदर ना आ जाए, ऐसे घुस ना सके, तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब रहता है। अच्छा देखिए, मैं एलिवेशन पर तो मुझे मजा आ रहा है, जाहिर है आगे रास्ता होगा। रफ्तार कितनी होगी? मैं अपनी गाड़ी कितनी रफ्तार तक चला सकता हूँ इस पर? इसमें 100 किलोमीटर की लिमिट है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, तो काफी ज्यादा होती है। लगभग 11,970 करोड़ रुपए की लागत से बना दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर मामूली फिनिशिंग का काम जोर शोर से चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे के खुलने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौद, शामली और सहारनपुर जैसे शहरों को भी दिल्ली और देहरादून से सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। इस पर भी आप 100 पे चला सकते हैं। 100 के लिए डिजाइन है ये कि आप कंटिन्यूस में 100 की स्पीड पर आप चल सकते हैं। और इसमें इस प्रोजेक्ट में इस एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा एक हमने 370 मीटर की टनल बनाई है। जो डाट की देवी मंदिर है उसके पास एक हमने टनल बनाई है। तो टनल के ऊपर जो रिज लाइन है उससे भी बहुत सारे एनिमल की मूवमेंट वहाँ पर रिकॉर्ड करी गई थी। तो ताकि एनिमल्स वहाँ पे फ्रीली मूव करें तो हमने उसको हिल को कम से कम डिस्टर्ब करते हुए अंदर से टनल बनाकर हमने उसको क्रॉस किया। लंबी टनल है वो 370 मीटर। और उसके अलावा जब हम उत्तराखंड में एंटर करते हैं तो उत्तराखंड में हमने 2 एलिफेंट अंडरपास बनाए हैं। पश्चिम यूपी के लहलहाते खेतों की खूबसूरती के बीच यात्रा या अनुभव इसे बेहद खास बना देता है। हाईवे पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी बेहद आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने से लेकर खाने पीने की सुविधाएं और हादसों को रोकने के लिए खास तरह के मैकेनिज्म यानी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। दिल्ली देहरादून हाईवे के चरण 3 में है। देहरादून यहाँ से 65 किलोमीटर है। उसी के साथ साथ देवबंद, गागल, हेड़ी, सहारनपुर का जो इलाका है वो यहाँ से अलग अलग जगहों से नज़दीक है। तो अब आप जहाँ पर हैं यहाँ से देवबंद के लिए, सहारनपुर के लिए एग्जिट ले सकते हैं। तो वहाँ आपको वाइब्रेशन फील होगा। सड़कों पर जगह जगह पर कैट लाइट्स लगाई गई हैं। जो फॉग है, जो कोहरा है, उससे बचने के लिए जगह पर PRM लाइट जो होती है उसकी व्यवस्था की गई है। कहीं आपात स्थिति हो जाए 1033 कॉल करेंगे तो QRT पहुंचेगी, मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंचेगी। कहीं कोई हादसा हो गया तो सेंट्रल कमांड यहाँ पर जो CCTV कैमरे हैं उससे लगेगा। लेकिन इन सब के बीच ये जो नज़ारा है सड़क का, ये अपने आप में बेहद शानदार है। लगभग 300 मीटर सुरंग से होता हुआ ये रास्ता आगे देहरादून तक पहुंचता है। सुरंग को उत्तराखंड के सांस्कृतिक पहचान को तस्वीरों के जरिए सजाया गया है और कलाकृतियां सुरंग को खूबसूरत बना देती हैं।
सुरंग पार करने के कुछ मिनट बाद देहरादून शहर पहुंचते ही यात्रा खत्म हो जाती है, यानी यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं है। उत्तराखंड में हमारा स्वागत इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पहुंच गए हैं देहरादून। देहरादून का बाहरी शहर का ये इलाका है, ISBT 3 किलोमीटर है। तो 9 बजे के लगभग हमारी जो यात्रा शुरू हुई वो 1:30 बजे। 1:30 इसलिए बजे क्योंकि कई जगह हम रुके, हमने आपके लिए रिपोर्ट तैयार की, वहाँ लोगों के इंटरव्यू किए, तस्वीरें जो कैद की। और ये ज़रूर है कि बेहद शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है। हमें और आपको बतौर यात्री और बतौर ड्राइवर इन कुछ नियमों का पालन करना होगा। रफ्तार पर नियंत्रण रखें, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में ना रुकें। लेकिन इसके अलावा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है ये स्थानीय किसानों के लिए मददगार होगा, ट्रेडर्स के लिए, व्यापारियों के लिए मददगार होगा और हमारे आपके लिए मददगार होगा। दिल्ली से देहरादून की दूरी 6 घंटे से सिमट कर सिर्फ 2.5 घंटे रह गई है। 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून हम भी पहुंच सकते हैं, आप भी पहुंच सकते हैं। ये विशेष रिपोर्ट लेकर के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस कॉरिडोर पर पवन के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज़ टुडे। चलिए बात कर लेते हैं किताबों की दुनिया की, जो पिछले 7 दिनों से दिल्ली के भारत मंडपम में सजी है। 18 जनवरी तक चलने वाले इस विश्व पुस्तक मेले में हजारों की तादाद में किताबें मौजूद हैं, जिनको देखने, पढ़ने और उनके पन्नों को पलटने के लिए हजारों की संख्या में पाठक पहुंच रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि रील्स के इस दौर में जेनजी भी किताबों में डूबने को तैयार नजर आ रहा है। अगले 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार को किताबों के इस संसार में घूमने का मौका है। तो चलिए ज्ञान के इस सागर में किताबों में डूबकर जाने की तैयारी हम भी करते हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में किताबों की दुनिया सजी है, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग ज्ञान, कल्पना, रोमांच और जीवन के अनुभवों से जुड़े खजाने को टटोल रहे हैं। तरह तरह की किताबों के जरिए इतिहास, दर्शन, अर्थव्यवस्था, राजनीति, साहित्य, फिक्शन, कला और संगीत के समंदर में गोते लगा रहे हैं। बुक फेयर में आप किसी भी पब्लिकेशन के इस तरह के जो स्टॉल बने हुए हैं वहाँ चले जाइए, आपको लोगों का अंबार दिखाई पड़ेगा। अभी भी हम जहाँ मौजूद हैं ये एक रूपा पब्लिकेशन है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ है। इस भीड़ में आप ये नहीं कह सकते कि क्या कुछ खास उम्र के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जी नहीं, यहाँ पर हर उम्र के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ बच्चों के लिए किताबें हैं, यहाँ बड़े हैं, बूढ़े हैं। किस तरह की किताबें बिक रही हैं ये भी तय करना यहाँ पर एक बार में बहुत मुश्किल है। जो पब्लिशर्स हैं वो बता रहे हैं कि चाहे वो माइथोलॉजी हो, क्राइम थ्रिलर हो, मोटिवेशनल हो, रिलीजियस हो, हर तरह की किताब यहाँ पर बिक रही है। और बच्चे भी अब बड़ी संख्या में यहाँ पर बुक फेयर में पहुँचते हैं। और वजह यह कि अब कई सारे पब्लिकेशंस ने इस बार अपने यहाँ नए सेक्शन ऐड किए हैं। आप देखिए ये चिल्ड्रन के लिए बिल्कुल एक अलग सेक्शन है जहाँ पर उनके लिए किताबें मिल जाएंगी। मतलब पेरेंट्स अगर बुक्स के लिए आते हैं तो बच्चों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ मौजूद है। इस बार विचारों की गूंज और संस्कृति के उत्सव से बच्चों को भी जोड़ने की कोशिश है। किताबों और बच्चों के बीच दूरी कम करने के इसी प्रयास का नतीजा है कि पुस्तक मेले में बड़ी संख्या में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी दिख रहे हैं। आमतौर पर जिन स्कूली बच्चों को किताबों से दूर और मोबाइल फोन की स्क्रीन के नजदीक माना जाता है, इस बार उनसे जुड़ी तस्वीर कुछ अलग है। मोबाइल फोन और गैजेट से कुछ देर के लिए दूर होकर वो अपनी पसंद की किताबों के नजदीक दिख रहे हैं। किताबों के पन्ने की खुशबू के बीच है किस्से कहानियों के किरदारों से जुड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। कहते हैं आजकल के बच्चे हाथ में फ़ोन लेकर खाना खाते हैं, लेकिन वही बच्चे वर्ल्ड बुक फेयर में फ़ोन जेब में डाले हुए हैं और हाथों में उनके किताबें हैं। ये सब अंदर से अभी बाहर निकले हैं और सब के हाथ में आपको बुक्स दिखाई पड़ रही हैं, बुक्स के बैग दिखाई पड़ रहे हैं, बुक मार्क्स हैं इनके हाथ में। हर कोई अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर आया है। किसी के हाथ में कोई हिस्टोरिकल बुक है, किसी में मोटिवेशनल बुक है। इनके हाथ में देखिए ये APJ अब्दुल कलाम की बुक है। तो कुछ टीचर्स भी हैं जो कि अपने लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल साथ में लेकर आए हैं। क्या सब्जेक्ट आप लोग पढ़ना पसंद कर रहे हो अभी? मैं मेनली लाइक मिस्ट्रीज, एडवेंचर। अच्छा मुझे ये बताओ, कई लोग कहते हैं ये तो वो बच्चे हैं जो फ़ोन चलाते हैं, बुक फेयर कैसे आ गए? हम फ़ोन ही नहीं लाए हैं। फ़ोन ही नहीं लाए? यहाँ ये जो आए हो आप लोग, हालांकि स्कूल ड्रेस में हो, स्कूल ने प्लान किया था विजिट या आप लोग का मन भी था कि यहाँ आना है?
हमारा मन भी था, तो फिर स्कूल वालों ने भी हमसे बोला था कि बुक फेयर है, तो हमने फॉर्म भरा था, तो हम उस वजह आए। देश विदेश के 1000 से अधिक प्रकाशक अपनी किताबों के बड़े कलेक्शन के साथ भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में मौजूद हैं। ऑनलाइन की तरह पाठक ऑफलाइन यानी बुक स्टॉल से भी किताबें खरीद रहे हैं। पाठकों की भीड़ और रौनक के बीच कई प्रकाशकों की तरफ से किताबों की कीमत पर 20% तक छूट दी जा रही है। ऐसा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला है कि ऑनलाइन की वजह से ऑफलाइन में लोग किताबें नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग किताबें देखने आ रहे हैं और किताब को देख के किताबों को ले भी रहे हैं, क्योंकि किताबों को हाथ में लेके देख के लेना वो कुछ अलग ही वो फीलिंग्स है, तो उसका लोग महसूस करते हैं कि भाई उसको देखते हैं। सर फुटबॉल तो काफ़ी अच्छा है जो आप देख रहे हैं। मैं ऐसे काउंट तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर हैं काफ़ी लोग हैं जो आ रहे हैं। इंटरनेशनल बुक फेयर में पढ़ने की मजबूत होती संस्कृति से जुड़ी तस्वीर भी दिख रही है। कई पाठक तो ऐसे हैं जो 7 दिनों के अंदर दूसरी बार किताबों की इस दुनिया में वापस लौटे हैं। ज्ञान, अनुभव और मनोरंजन के खजाने से जुड़ी इन किताबों के लिए हाथ कम न पड़ जाएं, तो इसके लिए पाठक अपने साथ ट्रॉली भी लेकर आ रहे हैं ताकि भर भर कर नई किताबों को अपने घर ले जा सकें। किताबों की दीवानगी कैसी होती है ये इस बुक फेयर में दिखाई पड़ता है। कई लोगों के हाथ भर जाते हैं किताबें पकड़ते पकड़ते, 4, 6, 8, 10 किताबें उनके हाथों में होती हैं। हाथ की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं को किताब तोड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बुक फेयर में हमें ऐसे तमाम लोग मिले हैं जो इस तरह से ट्रॉलीज लेकर आए हैं। ट्रॉली क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि इन ट्रॉली में उन्हें किताबें भर कर ले जानी है, और ये बता रहे हैं सर कि ये इनका सेकेंड राउंड है। क्यों सर? ये हम लोग अभी दूसरी बार आए हैं यहाँ पर। पहले भी ट्रॉली भर के ले जा चुके हैं बुक्स, और बुक पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग आए भी राजस्थान से हैं, कोटा से। आप राजस्थान से आए हैं बुक फेयर के लिए दिल्ली स्पेशली बुक फेयर के लिए। कितनी किताबें आपने लास्ट टाइम खरीदी थी? लास्ट टाइम मैंने लगभग 50 के आसपास बुक्स खरीदी थी, और अभी मैं आया हूँ तो वही बुक्स ही खरीद लूँगा। चाहे हम इतिहास पढ़ें, चाहे हम कुछ भी पढ़ें, तो हम वहीं पहुंच जाते हैं, वहीं अपने आप को खड़ा पाते हैं, वहीं अपने आप को बैठा हुआ पाते हैं। मतलब सब कुछ हमारे ऐसा लगता है हमारे इर्द गिर्द ही चल रहा है, जो कुछ चल रहा है वो सब। नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से आयोजित इस मेले को इस साल हमारे बहादुर सैनिकों को भी समर्पित किया गया है, जिसका मकसद जेन ज़ी में देशभक्ति की भावना जगाना है। बुक फेयर में इस बार इस तरह के थीम पवेलियन बनाए गए हैं, जहां पर आपको कई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपको शौर्य से भर देती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारी आर्मी का जो अर्जुन टैंक है वो यहाँ पर रखा गया है। मेन बैटल टैंक है ये, और उसकी एक डमी यहाँ पर रखी गई है ताकि लोग ये भी समझ सकें कि किताबी ज्ञान के बाहर की जो दुनिया है, जो युद्ध की दुनिया है, जो शौर्य है, जहाँ पर हमारे सैनिक किस तरह से काम करते हैं, किन चीज़ों के साथ काम करते हैं, कैसे हमारे हथियार हैं, उसकी एक छोटी सी झलक भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो ये अर्जुन टैंक है, इसे चेन्नई से लाया गया है, ऑफिसर्स एकेडमी से। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर INS विक्रांत दिखाई पड़ेगा। कई बार आपने कई कहानियों में इसके कई किस्से सुने होंगे, इसकी भी एक झलक आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगी। और INS विक्रांता को लेकर एक कोई किस्सा, एक कहानी आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी किस तरह से वो काम करता है। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में लोगों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। अभी भी अलग अलग किरदारों, कहानियों और विचारों से जुड़ने के लिए 2 दिन बचे हैं। किताबों से जुड़ने के लिए और कुछ नया पढ़ने या अनुभव करने के लिए इंटरनेशनल बुक फेयर किसी उत्सव से कम नहीं है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।